So welcome to IIOCS. I, Dr. Priyanka, will start taking your lectures for the fruits and vegetables section in your ASRB NET syllabus. So in the today's lecture, we will start with our very first topic, which is the post-harvest handling and storage of the fresh fruits and vegetables. तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट होती क्या है। पहले तो पोस्ट हार्वेस्ट होता क्या है। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है कि व्हेन द फ्रूट इज और अ वेजिटेबल इज रेडी और मेच्योर हो जाता है और व्हेन यू हैव टू प्लक इट आउट और फिर आप उसको प्लग करके फिर आप उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हो या आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। तो दैट इज मीन्स वट एवर यू आर ट्रीटिंग द फ्रूट और वेजिटेबल आफ्टर हार्वेस्टिंग इट इंक्लूड्स योर पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट। तो टेक्निकली हम क्या कहेंगे कि जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं उनमें कौन सी हम अलग अलग टेक्निक्स लगाएंगे कि जिससे हम उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें। ठीक है, जैसे कि अगर आप फ्रूट को तोड़ते हो, फॉर एग्जाम्पल यू प्लक अ टोमेटो और आप उसको ज्यादा से ज्यादा बिना किसी स्टोरेज ट्रीटमेंट के या बिना किसी और प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट के आप उसको मोर देन 1 वीक या मोर देन 2 दिन से ज्यादा आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, वो एडिबल नहीं रहेगा। तो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि वो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी जिससे कि हम हमारे प्रोड्यूस का जो है शेल्फ लाइफ जो है उसकी बढ़ा सकते हैं। अब शेल्फ लाइफ क्या होती है? शेल्फ लाइफ क्या होती है कि शेल्फ लाइफ किसी भी कमोडिटी की क्या है कि जब तक वो फ्रूट या वेजिटेबल एडिबल रहेगा, मीन्स वो खाने लायक रहेगा, इट इज सेफ, तो उसको हम बोलते हैं शेल्फ लाइफ। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या रहेंगी? वो ट्रीटमेंट्स, वो टेक्निक्स, वो प्रोसेसिंग टेक्निक्स जिससे कि आप अपने प्रोड्यूस की जो शेल्फ स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हो। और जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं उनमें आपका क्या आएगा कि आप प्रॉपर टाइम पे उसको हार्वेस्ट करो, कि मतलब आपका जो प्रोड्यूस है वो प्रॉपरली मेच्योर हो गया है, उसमें प्रॉपर कलर आ गया है, प्रॉपर टेक्सचर आ गया है, प्रॉपर उसकी कॉम्पोजिशन अचीव हो गई है, तब आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा आता है हैंडलिंग। हैंडलिंग का मतलब ये है कि आप जैसे ही आपने उस प्रोड्यूस को प्लांट से अलग किया तो आपने उसको कैसे उसको हैंडल किया, कहाँ आपने उसको तोड़ के डाला है, किस चीज में आपने उसको स्टोर किया है, कैसे आपने उसको स्टोर किया है बिफोर यू आर टेकिंग इट टू द टेबल ऑफ द कंज्यूमर, हाउ यू हैव हैंडल दैट। अगर स्ट्रॉबेरीज हैं तो आप उनको कैसे हैंडल कर रहे हो, ग्रेप्स हैं तो आप उनको कैसे हैंडल कर रहे हो, पोटैटोज हैं, टोमेटोज हैं, तो फॉर द डिफरेंट कमोडिटीज द हैंडलिंग प्रोसीजर्स आर डिफरेंट। And then we come to the storage, how you are going to store that particular commodity till it moves to the market or to the retail shops and in the hands of the customers. Then how you are processing it, क्या आप उसको प्री कूल कर रहे हैं, वॉशिंग दे रहे हैं, फिर आप उनको वॉश करने के बाद आप क्रेट्स में लगा रहे हैं, या आप उनको किसी तरह की मिनिमल प्रोसेसिंग दे रहे हैं। देन हाउ यू आर पैकिंग देम। तो पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करेगा हर एक कमोडिटी का, जो पैकेजिंग का जो क्राइटेरिया रहता है वो अलग अलग रहता है। कि जो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, जो बहुत ही डेलिकेट फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी पैकेजिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से करनी होगी। जो पोटैटोज हैं आप उनको गनी बैग्स में स्टोर कर सकते हो, but we cannot package or we cannot pack the grapes in a gunny bag, so we have to use the different kind of crates, different kind of packaging material, different kind of cushioning material in them, so that हम उनके जब हम उनको ट्रांसपोर्ट करें फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस तो उन प्रोडक्ट्स में, उन कमोडिटीज में किसी तरह के ब्रूजेस, किसी तरह के कट्स जो हैं वो ना आए। क्योंकि अगर कट्स आएंगे तो क्या होगा कि the fruits or vegetables, they are loaded with the sugars and salts and a lot of moisture is also there, so they will those commodities they can be easily attacked upon by the microorganisms और वो जो commodities हैं आपके मार्केट में आने से पहले ही स्पॉइल हो जाएगी। ठीक है, तो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट का। एंड देन द मार्केटिंग। सो जब भी हम पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो चाहे वो फ्रूट जब से ही राइट फ्रॉम इट्स मेच्योरिंग कि आपने उसको प्लग किया, आपने उसको हैंडल किया, आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, आप उसको पैक कर रहे हो, आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एट ईच एंड एवरी स्टेप कि उस कमोडिटी को हम साउंड, हेल्दी और होलसम रख पाए। तो वी आर कंसिडरिंग दीज पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट एज दी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या हुआ?
अब ये जो टर्म है इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट इज व्हाट, कि मीन्स आप क्रॉप की जो डिलीवरी कर रहे हो कहाँ से, जहां से आपने उसको तोड़ा टू द प्लेस जहां पर उसकी फाइनल कंजम्पशन हो रही है, कि आपने फ्रॉम द प्लांट टू द हैंड ऑफ द कस्टमर, तो ड्यूरिंग दैट जो होल चेन है जहां पर आपकी हार्वेस्टिंग भी है, हैंडलिंग भी है, प्रोसेसिंग भी है, पैकेजिंग भी है, स्टोरेज भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, तो all these criterias, all these steps, they are included in the post harvest management. Then in the post harvest management we have discussed कि from the plant to the hand of the customer, और उसके objectives क्या हैं? There should be minimal loss to the quality and the quantity of the commodity. ठीक है, विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, मीन्स हमारी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अब जब फ्रूट या जो भी वेजिटेबल है आपका, जो कमोडिटी है, जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, वो अगर आपका उसमें मिनिमम से मिनिमम लॉस आया है फ्रॉम दी हार्वेस्टिंग पॉइंट टिल इट टू दी कंज्यूमर डिलीवरी पॉइंट, तो तभी आपको जो है आपके जो प्रॉफिट्स हैं या रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमम होंगे। सो now why we are focusing so much on the post harvest treatment? As we have discussed a bit that we want to maintain the quality of the produce. ठीक है, चाहे वो क्वालिटी एस्थेटिक सेंस में हो, चाहे वो न्यूट्रिशनल सेंस में हो, कि हमें अपने प्रोड्यूस की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखनी है। अब जब क्वालिटी मेंटेन होगी, बिकॉज यू विल फेच गुड प्राइसेस व्हेन योर क्वालिटी इज गुड, बिकॉज आपकी जो क्वालिटी अगर प्रोडक्ट की इंफीरियर, नोबडी इज गोइंग टू पे फॉर दैट, एवरीबडी इज पेइंग फॉर दी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आपका प्रोडक्ट होलसम है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट है, then only you will get the profits. And when we are reducing the post harvest losses, we are improving in the economy of the country, because in our country what happens कि जब सीजन होता है तो that fruit or vegetable is wasted a lot and we do not do much for the post harvest management of that particular commodity, और फिर क्या होता है, ऑफ सीजन में उसके प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं। Then along with that we are increasing the market share also, और जो आपके जो small producers हैं we are increasing the competitiveness for them. दूसरा, डेफिनेटली अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली द लॉसेस विल बी रिड्यूस्ड, एंड अगर उनमें लॉसेस कम होंगे, बैक्टीरियल जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है वो कम होगी, माइक्रोबियल लोड लेस होगा, क्वालिटी उनकी मेंटेन रहेगी, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ क्वालिटी एंड अ वेल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लट्स इन द पीक सीजन। जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं कि इन द विंटर सीजन देयर इज अ ग्लट इन द प्रोडक्शन ऑफ द कैरेट्स। तो अभी क्या है कि कैरेट्स वी आर द प्रोड्यूसर्स दे आर गेटिंग लाइक 5 rupees kg or like 7 rupees kg, right? Now this is a glut in the peak season. If we are able to store well, or we are able to maintain or manage these carrots in this particular season, तो क्या होगा, स्कैसिटी नहीं रहेगी ऑफ सीजन के अंदर। ऑफ सीजन में भी हमें अगर अबंडेंट प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, उसकी शॉर्टेज नहीं होगी, हमें रीजनेबल प्राइस में वो कमोडिटी मिलेगी। तो इसीलिए पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट का सबसे सिग्निफिकेंट जो पैरामीटर है वो यही है कि हमें उसकी जो ग्लट्स आ रहे हैं पीक सीजन में उनको तो रिड्यूस करना है, और ऑफ सीजन में उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है, ताकि जो आपके जो फार्मर्स हैं उनको थ्रू आउट द ईयर प्रॉफिट हो, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं। और जब सीजन में क्या है कि एवरीबडी इज ग्रोइंग, तो उसको इतना प्राइस जो है उसको इतना बेनिफिट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर ऑफ सीजन में अगर वो कमोडिटी सेल करेगा तो उसको प्रॉफिट्स होंगे, या उसकी प्रोसेसिंग करके बेचेगा तो उसको प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद नाउ मोर अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब क्या है कि हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल का लॉस नहीं होने दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक छोटी सी एरिया ऑफ लैंड से भी हम बहुत ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो आउट कर सकते हैं। मीन्स वी डू नॉट नीड मोर ऑफ द लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अगर हमारे पास जितनी लैंड अवेलेबल है उसमें जो प्रोडक्शन हो रही है हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, अगर हम उनको ही प्रॉपरली अगर हम मेंटेन कर सकते हैं तो वी डू नॉट नीड एक्स्ट्रा लैंड फॉर द प्रोडक्शन। नाउ
व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस। अभी तक जितनी हमने ये 2 स्लाइड्स करी हैं वहां से यू कैन मेक आउट कि बहुत सारे रीजंस जो हैं जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को they are the significant factors behind those losses। सबसे पहली चीज है कि जो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो क्या हैं, दे आर हाईली पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल का क्या मतलब होता है, जिनका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हाई होता है, दोज कमोडिटीज आर टर्म्ड एज दी पेरिशेबल कमोडिटीज। तो पेरिशेबल कमोडिटीज कौन सी हुई, जिन कमोडिटीज के अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है मोर देन 70% रहता है वो पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं। और जिन कमोडिटीज का मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है या हम ये कह रहे हैं कि दे आर पेरिशेबल, तो वो क्या है, वो उतनी जल्दी ही स्पॉइल भी जल्दी होंगी। क्यों, विल्टिंग भी ज्यादा होंगी और माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो अब हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, all the commodities अगर हम बात करें on an average they contain more than 80 to 85% of the moisture content। So this is the one of the basic reason that more of the post harvest losses takes place in the fruits and vegetable commodities because they contain high moisture content। Then second technical aspect behind the post harvest loss is the maturity indices। maturity indices क्या होती हैं कि ये कुछ क्राइटेरियाज हैं which have been identified by the farmers or the experience holders and the research scientists that they keep on doing research and they have find out, उन्होंने कुछ कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन कर रखे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेज है एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, कि इस स्टेज को अचीव होने के बाद कि दैट कमोडिटी हैज बीन राइपेंड, कि मीन्स वो जो फ्रूट है या वेजिटेबल है वो प्रॉपरली पक चुका है, ठीक है। अब उसको आप प्लग करो या हार्वेस्ट करो, उसको तोड़ो उस स्टेज पर, उस पर्टिकुलर स्टेज पे। तो फार्मर्स में क्या है, एक तो लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज है कि उनको ये नहीं पता कि कौन से स्टेज पे इसको इस प्रोड्यूस को तोड़ना है। दूसरी चीज ये है कि फार्मर्स क्या करते हैं कि प्रॉफिट्स लेने के लिए वो उनको क्या कर लेते हैं, पहले ही तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि अगर आपने उस पर्टिकुलर फ्रूट को एक पर्टिकुलर स्टेज पे हार्वेस्ट नहीं किया, प्लक नहीं किया, तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होगी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अनदर रीजन जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को एड ऑन कर रहा है। देन the use of the inappropriate pesticides or chemicals, this is also the one of the reasons which is affecting the quality of the food products and which is leading to the post harvest losses। Then this is the very major reason behind the poor this post harvest losses, which is the poor handling। I'll show in the further in your pictures that what is the practice of handling the produce। the people क्या करते हैं कि बैलगाड़ी पे वो डाल रहे हैं, गनी बैग्स के अंदर उनको डाल रहे हैं, ठूस ठूस के डाल रहे हैं, ठीक है। और दे आर ब्रिंगिंग दैम इन दी उनको वही जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं उनको लो टेम्परेचर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल रहा है जब उनकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, प्रॉपर पैकेजिंग प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही हैं, ऊपर से उनको लाद रहे हैं, नीचे से हाइट से उनको गिरा रहे हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो टूट रही हैं, वो खराब हो रहे हैं, उनको कट्स लग रहे हैं, ब्रूजेस लग रहे हैं। तो जहां से कट्स लग जाएंगे वहां से वाटर जो है वो ऊज आउट होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हैं उसके अंदर, शुगर्स हैं, एसिड्स हैं, वो ऊज आउट होंगे। तो ऊज आउट होंगे तो क्या होगा, वो दैट पर्टिकुलर एरिया विल बिकम अवेलेबल फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अटैक अपॉन। तो उससे क्या है, उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाती है, वो सड़ गल जाते हैं। तो वो आपका जो फ्रूट है या वेजिटेबल है, इट इज नो मोर यूज, वो उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो दीज आर द रीजंस बिहाइंड द पुअर हैंडलिंग ऑफ द प्रोड्यूस। तो पैकेजिंग और उनको प्रॉपर हैंडल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है हम कुछ लेवल तक उनको रिड्यूस कर पाए। दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दी पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, कि आपकी कमोडिटी कौन सी है, उसको किस तरह की ट्रीटमेंट आपको देनी है। भाई वो बहुत ज्यादा पेरिशेबल है, सेमी पेरिशेबल है, किस तरह की उसको लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, किस हाई ह्यूमिडिटी हाई ह्यूमिड उनको एनवायरनमेंट चाहिए, कहाँ पे उनको स्टोर करना है, किस तरह से उनकी स्टैक हाइट रखनी है कि वो एक दूसरे के दबाव से टूटे ना, किस तरह का जो उनका पैकेजिंग का सिस्टम है वो किस तरह का होना चाहिए। जैसे अगर आपने एप्पल देखा होगा, जैसे कि आपकी एग की क्रेट्स आती हैं,
उसी तरह से एप्पल की अलग अलग क्रेट्स आती है और उनके ऊपर अलग अलग कुशनिंग कवर डाल देते हैं ताकि वो एक दूसरे से टच होके फ्रिक्शन से उनके ऊपर कट्स ना लगे, ब्रूजेस ना आए, निशान आए, स्पॉट्स ना आए. तो these are the different treatments which we can adopt, or we can these practices will help in reducing down the post harvest losses. देन द पुअर एनवायरमेंटल कंट्रोल ड्यूरिंग दी स्टोरेज, कि आपको यही नहीं पता है कि आपकी जो कमोडिटी है उसको आपको किस तरह से स्टोर करके रखना है. लो टेम्परेचर पे रखना है, आप क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स को नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के साथ स्टोर कर रहे हो, ठीक है. आप टमाटो बनाना को स्टोर कर रहे हो, पोटैटो के साथ स्टोर कर रहे हो. मतलब आपकी जो आपको कंपैटिबिलिटी देखनी है कमोडिटीज की कि कौन सी कहाँ स्टोर हो रही है. दूसरा, आप हाई टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हो, वैसे विल्टिंग आ जाएगी क्योंकि इतना ज्यादा कम मॉइस्चर, इतना हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है उनके अंदर. देन द इनएप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ द पैकेज, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है, जो पैकेजिंग स्टाइल है, जो पैकेजिंग प्रैक्टिस है फॉर एवरी कमोडिटी इज डिफरेंट. तो आपको इसके बारे में भी अवेयर होना चाहिए कि विच कमोडिटी नीड्स व्हाट काइंड ऑफ द सुटेबल पैकेजिंग, सो दैट आप उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन कर सकते हो. उसके बाद लो प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, डिस्करेज द यूज ऑफ द एक्सपेंसिव पैकेजिंग. देखो कि जब सीजन होता है किसी भी कमोडिटी का तो डेफिनेटली उसके प्राइसेस लो रहते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द ड्राइविंग फैक्टर कि लोग जो हैं, जो फार्मर्स हैं, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करते कि हम पैकेजिंग इस तरह की रखें या ट्रांसपोर्टेशन इस तरह का रखें कि भाई हमें जो हमने इतनी मेहनत करी है, इतना पैसा लगाया है इसकी पैकेजिंग पे या इसकी ट्रांसपोर्टेशन पे, एंड वी आर फेचिंग अ लो प्राइस. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, बट वी शुड एनकरेज and aware the farmers and the business operators who are in the chain of this post harvest treatment, that if your quality the quality of your product is inferior, definitely your product is going to fetch a low price. Then yes, these are the different पुअर स्टोरेज कंडीशंस. आप ये देखिए कि किस तरह से हीट में यहाँ पे रखे हुए हैं, एनिमल्स यहाँ पे ग्रेज कर रहे हैं. और ये देखिए ये कितनी पुअर कंडीशंस में जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो इन्होंने डाल रखा है. यहाँ से दिस अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ द कंटामिनेशंस. देन हियर यू कैन सी कि ये एनिमल्स आर ग्रेजिंग ओवर योर फूड and how it is lying in the mandis. See the situation of the deteriorated and the spoiled products, and see the conditions in the mandis. See the roads, you can see here ki the very pathetic conditions are there, very untidy conditions are there, and these are definitely going to affect the quality of your products. You can see here ki how these apples or they are being kept here कि आधे पानी के अंदर हैं और few of them are lying over there. So these are the conditions which we should not practice कि while storing the foods. Then these are the poor transport practices, as I told you before also कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि how the bananas are lying over there. This is a very wrong practice. Here you can see the people, they are sitting over the produce itself, and see the stacking here कि सब एक दूसरे के फ्रिक्शन से या वेट से ही जो है उनके ऊपर जो है उनकी जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हो रही है. यहाँ पे आप देखिए कि there is no proper way of stacking the food, fruits or the vegetables. Same is the condition here. The people, the person who are handling, they are themselves lying. There is no control over the like maintenance of the temperature and all. So this is a slide which is showing the good transport practices. See how they are being stacked, these crates, they are stacked over one another, which is not affecting by the weight of the another. And here also you can see this is the refrigerated transport. And again here जो भी प्रोडक्ट्स हैं अपने कैरेट्स में अपने पैकेजिंग मटेरियल के अंदर प्रॉपरली अरेंज किए हुए हैं. ठीक है, this is again a poor practice. Then now we'll see ki how we will define a fruit or a vegetable when we move next to the in the detail of the fruits and vegetables. Now, what is a fruit?
fruit क्या है actually? This is a reproductive part of the plant, and this is how we define it is a mature ripened ovary basically, and having the seed जिसमें a very small content of the ovary is there. So this is the reproductive structure basically. And fruit usually they are sweet in taste. They have a good amount of the acidity. They contain a lot of organic acid in them, which imparts the different flavors to the fruits. And they have a lot of pigments like carotenoids, xanthophylls, flavonoids, etc., which imparts the different and the variety of the colors to the fruits and the textures and the flavors. And vegetable include all other plant parts like roots, leaves, stems, etc. They are included in the vegetables. And vegetables, they contain a good amount of the salts. They are less of acidic, and they have pigments, basically more of the chlorophyll in the in your green leafy vegetables. And they have varied texture and the flavors. They contain flavonoids, isoflavonoids, different kinds of the polyphenols, etc., which are responsible for the different flavors of your vegetables. Then this is the status of the fruits and vegetable production. So the question can be asked in your in your net, that what is the production of which fruit or like that. So India, we can say, is the it ranks second in the production of the fruits and vegetables after the China. And among the Indian state, Andhra Pradesh is the state which produces the largest volume of the fruits in India. And Maharashtra is the second after the Andhra Pradesh. And I have taken this data from the National Horticultural Board, and you can also refer to this site, National Horticulture Board of India. You can refer, and I have referred to this, and they have given the data up to 1819. If it is updated there, I'll be definitely updating in the notes itself. So these are the stats which are revealing the status of the fruits and vegetable production in India. One thing I would like to tell here is India ranks very good position in the production of the fruits and vegetables, but we lack at the processing part. So then, yes, we are coming to the this particular section. So we are the producers, we are the good exporters, but we are very poor processors. India is a means we still lack the processing aspects of the fruits and vegetables in the organized sector. So we lack here in the processing of the fruits and vegetables. So during the post-harvest management, we should focus more on the processing of the fruits and vegetables. Now, we'll come to the our next category, which is your fruits. So among the fruits, we have classified the fruits on the basis what kind of the fruit it is. Then in this first class, we'll talk about the berries. Then in the among the berries, आप ये देखेंगे कि berries जो हैं वो आपकी जो हैं इसमें आपकी ये स्ट्रॉबेरीज आती हैं, गूसबेरीज हैं. गूसबेरी इज योर आंवला. Indian gooseberry we call amla. Then the currants, the blackberries, the raspberries, the blueberries, the cranberries. They are the different kind of the berries. अब ये fruits जो हैं, which are we are calling them as the berries, वो हैं क्या? जो berries हैं, उन जो fruits हैं, they have a layer of the pericarp. उनके ऊपर एक छोटा सा layer रहता है pericarp का. उसमें means pericarp क्या है कि जिसको हम fruit coat बोल सकते हैं. ठीक है, the berries they have a small kind of the fruit coat, or which have a like except for the skin on the outside. और जो इसका जो पेरिकॉर्प लेयर है, मतलब जो सीड कोट है इसका, वो क्या है? वो पल्पी है, जूसी है. ठीक है,
और उसके अंदर क्या है, और उसके पल्प के अंदर क्या है, सीड्स हैं, एम्बेडेड हैं। तो आपकी जो बेरीज हैं दे आर क्या है, दे आर पल्पी, जो उनका सीड कोट है इट इज पल्पी एंड जूसी, पल्पी एंड जूसी। और जो आप, और उनके जो पल्प के अंदर क्या है, द सीड्स आर एम्बेडेड इन दैट, वो उन फ्रूट्स को हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग देम एज बेरीज। ठीक है, अब उनमें डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जैसे आपके स्ट्रॉबेरीज हैं, दे आर रेड इन कलर, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, क्रैनबेरीज एक्सेट्रा, दे हैव डिफरेंट कलर्स and they have these berries, they are high in acid, right? And they have good amount of pectin also. So these are used, these berries they are used for making the jams and jellies, and they are also used in the baked products as pies, right? So this is the first classification of the fruit, which includes your berries. तो अब बेरीज में क्या हुआ, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो इसका सीड कोट है या जो इसका पेरिकाप है वो पल्पी है, जूसी है, और उसके पल्प के अंदर क्या है, सीड्स हैं। ठीक है, एंड बेरीज दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एसिड एंड दे हैव गुड अमाउंट ऑफ पैक्टिन। तो इसलिए अब उनके अंदर हाई एसिड है, हाई गुड अमाउंट ऑफ शुगर है और गुड अमाउंट ऑफ पैक्टिन है, तो दे आर वेरी सुटेबल फॉर मेकिंग दी जैम एंड जेलीज। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है हमारे सिट्रस फ्रूट्स की। अब सिट्रस फ्रूट्स जो है आपके, उसमें आपके ऑरेंजेस आते हैं, आपके सार ऑरेंज है, लाइम है, लेमन है, ग्रेप फ्रूट्स हैं, ये सारे जो फ्रूट्स हैं आपके इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादातर ये बोलते हैं कि जो आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं जो हैं they consist of around 16 species of the different aromatic herbs or shrubs है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके आपका जो पील है, इसमें वी हैव पील, और इसमें जो है आपका जो व्हाइट पोर्शन रहता है ऑरेंज के अंदर उसको हम एल्बिडो बोलते हैं, and the one which is attached to the skin of the your fruit, it is known as the albedo, और उसमें जो है आपके it is further highly acidic in nature और they are very juicy। ठीक है, तो जो अब इसमें क्या है, इसमें इस फ्रूट की जो सिट्रस फ्रूट्स हैं दे हैव द लूज सेगमेंट्स। ठीक है, आपने दिस इज वेरी कॉमन एंड यू ऑल हैव ईटन इट। तो इसमें जो आपकी जो सेगमेंट्स हैं फ्रूट्स की, दे आर लूजन्ड एंड दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द पल्प, इट कैन बी येलो, ऑरेंज और रेडिश इन कलर, एंड they have a very thick rind, जो इसकी peel है we call it as rind and it contain more amount of the oils in it। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सिट्रस की कैटेगरी। सिट्रस कैटेगरी में आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो इसकी पील है इट इज लूजन, तो वो लूज रहती है, और उसकी पील को वी कॉल इट एज रिंड, और जो वाइट पोर्शन जो उसकी पील के अरेंज्ड होता है उसको हम फ्लेविडो बोलते हैं, और जो उसकी सेगमेंट के बाहर जो वाइट पोर्शन होता है उसको हम एल्बिडो बोलते हैं, और जो ये जो अलग अलग आप देख रहे हो ना कि ये जो पोर्शन है इसका, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, they are more pulpy, they are very juicy, they contain more amount of the citric acid as the predominant acid। ठीक है, और ये ऑरेंज कलर के हैं, येलो कलर के हैं, और जो ग्रेप फ्रूट है आपका इट इज स्लाइट पिंकिश इन कलर। Then we come to the another classification of the fruit which is your drupes। अब ड्रूप्स क्या है, ड्रूप्स वो होते हैं, वो फ्रूट्स होते हैं जिनमें थिन स्किन रहती है। उनकी क्या है, स्किन क्या है, थिन रहती है। ठीक है, बिल्कुल पतली सी स्किन होती है, जैसे आपके आड़ू अगर आपने देखे हैं, पीचेस, एप्रिकोट्स जिनको हम खुमानी बोलते हैं, और आप ये चेरीज भी देख सकते हैं, उनकी जो बाहर की जो स्किन है वो आप देखोगे बिल्कुल एक पतली पेपर लाइक स्किन है। ठीक है, और फ्लैश जो है उनका वो क्या रहता है, वो जूसी रहता है। ठीक है, तो थिन स्किन, जूसी फ्लैश, और एक चीज और उनके अंदर जो कॉमन होती है, दे इनक्लोज अ सीड इनसाइड इट। ठीक है, तो इन फ्रूट्स को जिनके अंदर थिन स्किन, juicy flesh and one stone inside it, those fruits they are termed as the
ड्रूप फ्रूट्स। ठीक है, तो आपको ड्रूप फ्रूट्स के बारे में क्या ध्यान रखना है? थिन स्किन, जूसी फ्लैश एंड वन सीड इनसाइड इट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं नेट के अंदर पूछे जाते हैं कि मैंगो ड्रूप फ्रूट है, एप्रिकॉट ड्रूप फ्रूट है, स्वीट चेरी कौन सा फ्रूट है, इज इट अ बेरी और इट इज अ ड्रूप और इट इज अ पोम, और ये सारी चीजें जो हैं ये आपसे डेफिनेटली नेट के अंदर पूछी जाती है। Then we come to the another class, which is your home fruits. होम फ्रूट्स में जैसे आप देखोगे, आपने एग्जांपल देखा है यहाँ पे एप्पल और पीयर्स का। अब एप्पल्स और पीयर्स का क्या है, इसमें क्या है कि जो ओवरी है, जो जो रिसेप्टिकल्स हैं, जो ओवरी के बाहर जो लगे हुए होते हैं, वो क्या है, वो एडिबल हो जाते हैं। जो रिसेप्टिकल्स हैं विच आर अराउंड विच आर सराउंडिंग द ओवरी, दे बिकम swollen एंड फ्लैशी। ठीक है, और उनके अंदर जो सेल्स हैं दे इनक्लोज दी सीड्स। आपने एप्पल देखा होगा कि उनके जो रिसेप्टिकल्स हैं, एप्पल की शेप ऐसी होती है, ये रिसेप्टिकल्स हैं वो swollen हो जाते हैं, और बीच में आपने देखा होगा कि सीड्स जो हैं दे आर लाइंग। तो उन फ्रूट्स को हम बोलते हैं पोम फ्रूट्स। ठीक है, तो these are the distinguishing features of the pome fruit, that the receptacles which is surrounding the ovary, it becomes swollen and it becomes edible and fleshy, and it will also include the cells which bears the seed inside it. ठीक है, तो apples and pear, they are the very good examples of your fruits, these your own fruits. Then comes your melons. Melons जो हैं includes your muskmelon and your watermelon, and जो है melons की जो category है, they belong to the class of the cucumbers and the squashes, and they are commonly, definitely they are eaten as raw, and they contain about 95% of the water and around 5% of the sugars in them, and उसमें क्या है कि उनकी जो रिंड होती है, दैट इज जो उनकी जो आउटर स्किन है, दिस इज हार्ड। ठीक है, अब और जो उनकी रिंड है जो हार्ड है, और जो फ्लैश है उनका जो वो है जूसी है, एंड दैट फ्लैश ऑल्सो कंटेन्स सीड्स जो हैं, दे आर एम्बेडेड इन दी फ्लैश। ठीक है, जो उनका पल्प है या जिनको आप फ्लैश बोल सकते हो, द सीड्स दे आर एम्बेडेड देयर। सो melons includes your muskmelons and your watermelons. Then we come to the another category, that is your grapes. Grapes are also being included in the berries categories also. And then the dry fruits. The dry fruits, they have been categorized as they contain the less of the moisture, and their pericarp जो है is hard due to the presence of the less moisture. Then we come to the another category, that is the differentiation or the classification on the basis of the growing season. ग्रोइंग सीजन क्या रहेगा कि आपने जो है टेम्परेट रीजन में किया है। टेम्परेट जोन का मतलब होता है लो टेम्परेचर, कि जो लो टेम्परेचर एरिया में जो ग्रो हो रही है उनको हमने टेम्परेट जोन फ्रूट्स बोला है। ठीक है, जिसमें आपके एप्पल, पियर, एप्रिकोट्स, और ये जो आपकी जो है चेरीज जो है, नेक्ट्रीन्स। नेक्ट्रीन्स क्या है? नेक्ट्रीन्स आपके जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको हमने नेक्ट्रीन्स बोला है। देन पीचेस, द प्लम्स और योर बेरीज, ये सारे क्या है आपकी टेम्परेट क्रॉप्स हैं। फिर जो है आपकी सब ट्रॉपिकल रीजन क्रॉप्स आती हैं, दे आर लाइक जो उनका मिड वे जो टेम्परेचर रहता है, और जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वो हाई टेम्परेचर में जो है वो ग्रो होती हैं, और हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, ये जो है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, विच इंक्लूड्स योर बनाना, योर कैशूज, एप्पल, जिसको हम कैशू एप्पल को हम हिंदी में सीताफल बोलते हैं, गुआवा, लीची and longan and papaya, pineapple, sapota is your chiku. So these are included under your tropical fruits, and then your
your subtropical is where the temperature is not very high and humidity is there. High humidity is there, but temperature is not very high, which includes your subtropical fruits, includes your grapefruits, lemon, your lime, your orange, pomelo, tangerines, mandarins, avocado, your figs, kiwis, etc. All olives, they all are included under the subtropical fruits. Now, here I want to a bit of give a focus on the difference between the lemon and the lime. The basic difference between the two is इसकी जो रिंड है वो थिक होती है और जो लाइम है उसकी जो रिंड है वो थिन होती है एंड the lime is more juicy as compared to the lemons. This is the basic difference between the two. Now, the very important thing, the climatic and the non-climatic classification. इसमें the whole story it evolves around your ethylene. Ethylene is the main component on the basis of which we can differentiate or we can classify between the climatic and the non-climatic fruits. अब बेसिकली जो टेक्निकल हम डेफिनेशन देखें क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की वो क्या है कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आर द फ्रूट्स which keep on ripening even after harvesting from the plant. मतलब अगर उस फ्रूट को तोड़ लिया जाए, हार्वेस्ट कर लिया जाए, उसके बाद भी वो क्या है, वो राइपन होता है. हाउ इट गेट राइपन मीन्स वो अपने आप पक रहा है, मतलब अब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फिजियोलॉजिकल चेंज जो है वो हो रहा है जिसकी वजह से वो उसके अंदर राइपनिंग हो रही है. और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर इथिलीन प्रोडक्शन नहीं होती है, उनको आपको क्या करना है, एक प्रॉपर मेच्योरिटी स्टेज पे ही आपको उसको तोड़ना है. जैसे ही आपने आज उसको तोड़ा है, जिस स्टेज पे आपने उसको प्लक किया है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो फर्दर स्पॉइल ही होगा. ठीक है. अब इसमें क्या है क्लाइमेट्रिक में कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज किया कि हमने बनाना लिया. ठीक है, मैं आपको बनाना के एग्जांपल से बताती हूँ कि क्या डिफरेंस है. बनाना आपने राइप किया, आपने देखा होगा कि मार्केट में आप देखोगे या मंडियों में आप देखोगे कि बनाना ज्यादातर ग्रीन कलर का रहता है. ठीक है, एंड वी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दी लाइक ट्रॉपिकल एरियाज जो है हमारे केरला साइड से जो है हम बनाना को लेते हैं. ठीक है, अब उसमें क्या करना है, आपने बनाना को ग्रीन प्लग कर लिया है. अब आपको बनाना को केरला से पंजाब लेके आना है, तो दिस इज अ बिग ह्यूज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल. तो आप क्या करोगे, अगर आप येलो बनाना आपने प्लग किया, मतलब जब वो फुल्ली मेच्योर बनाना था आपका, आपने उसको तब राइप किया और आपको उसको रेल से ट्रांसपोर्ट किया है, तो आपका बनाना जो है केरला से पंजाब को पहुंचने में अगर उसको 5 डेज लगे तो वो तो रास्ते में ही खराब हो जाएगा आपको. तो आपको क्या करना है, क्यों वो खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, उसके अंदर इथाइलिन गैस जो है वो ऑटोमेटिकली सेल्फ ऑटो ऑक्सीडेशन से, ऑटो कैटालिटिक प्रोडक्शन से इथिलीन बन रही है उसके अंदर अपने आप से, और जो बनाना है वो राइपन हो रहा है. ठीक है, इसी तरह से एप्पल का है, इसी तरह से एवोकेडो का, इसी तरह से बेर का है, मैंगो का है. तो ये क्या है, ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स हैं जिनके अंदर ऑटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन सॉरी प्रोडक्शन होती है इथिलीन की, और इथिलीन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और जो फ्रूट है पेड़ से तोड़ने के बाद भी वो राइपन हो रहा है. ठीक है, उन फ्रूट्स को हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं. और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं कि जिनके अंदर किसी तरह की कोई इथिलीन प्रोडक्शन अब नहीं हो रही है, उसको आप प्लांट से उसी स्टेज पे तोड़ोगे जिस स्टेज पे विच इज रेडी टू ईट. जब वो एडिबल हो गया है, मतलब उसमें प्रॉपर एक मेजोरिटी स्टेज आ गया है, तभी आप उसको प्लग करोगे, उससे पहले हम उसको प्लग नहीं करेंगे. ठीक है, तो वो होंगे आपके नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट. और क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कौन से हैं, दोज फ्रूट्स which are even ripening after the harvest. For climatic fruits we have to harvest them at the proper stage of the maturity only. ठीक है, आई होप यू हैव गॉट द डिफरेंस. और फर्दर जो हमारी क्लासेस होंगी वहां पे भी हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि हाउ the autocatalytic production of this ethylene is taking place in the what is the physiology behind the
प्रोडक्शन ऑफ द इथिलीन इन द क्लाइमेटिक फ्रूट्स वाइल द नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। बस एक यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब भी हम स्टोरेज करेंगे तो हमें इन दोनों फ्रूटों को कभी भी साथ में स्टोर नहीं करना है। वी डू नॉट हैव टू स्टोर द क्लाइमेटिक फ्रूट विद द नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट, क्योंकि जो इथिलीन की जो प्रोडक्शन हो रही है इसके अंदर climatic fruits के अंदर that can affect the quality of your non-climatic fruits। ठीक है, then we move to the another classification that is according to the respiration rate कि उनका जो respiration rate है वो कितना fast है। तो इसमें आपको हमें जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जिस भी कमोडिटी का रिस्पायरेशन रेट ज्यादा होगा उस कमोडिटी की शेल्फ लाइफ भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो हम इसको क्लासीफाई इस बेसिस पे कर रहे हैं कि अगर उसका रेस्पिरेशन रेट हाई है तो आपको उसको कैसे स्टोर करना है और लो है तो उसको आपको कैसे स्टोर करना है। ठीक है, तो दिस इज द रेंज गिवन। हमने इसकी क्लासिफिकेशन करी हुई है वेरी लो, रिस्पायरेशन रेट, लो, मॉडरेट, हाई एंड वेरी हाई, राइट। तो मीन्स द commodities which are having the high respiration rate will have the low shelf life, means they are more perishable, they are more prone to spoilage, their quality will be degraded faster if they will not be they are not stored at the proper storage conditions। जैसे अब आप ये देखेंगे यहाँ पर नट्स, डेट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें मॉइस्चर कंटेंट भी कम है, इनकी जो रेस्पिरेशन रेट है दैट इज ऑल्सो वेरी लो, so they can be stored at for a longer duration of time। And similarly the low one is between 5 to 10, and this respiration rate is measured on the basis of the milligram of the carbon dioxide per kg per hour of the commodity। So this is the unit in which the respiration rate is being measured। and similarly in case of the जो moderate है 10 to 20, जिसपे आपके bananas, cherries, peaches, pears और plums हैं, ये आपको क्या करना है, you have to memorize these things कि आपकी low respiratory rate जो है या high respiratory rate में कौन सी commodities आती हैं। Now this particular class is on the basis of the ethylene production कि जो इथिलीन प्रोडक्शन किसमें ज्यादा हो रही है उसके बेसिस पे जो है ये क्लासिफिकेशन जो है डिराइव की हुई है कि वेरी लो respiring commodities on the basis of the ethylene production, low, moderate and high। तो हाई वाले में आपके जो जितने भी हैं आपके ये सारे आ जाएंगे आपके क्लाइमेटिक फ्रूट्स, एप्पल, एप्रिकोट, पपाया, पीचेस एक्सेट्रा। सो ऑन दीज बेसिस अगेन जो इथिलीन प्रोडक्शन रेट रहेगा और उसके बेसिस पे जो कमोडिटीज हैं दे हैव आल्सो बीन क्लासिफाइड। देन अकॉर्डिंग टू दी चिलिंग इंजरी या फिर हम जिसको बोल सकते हैं चिलिंग सेंसिटिविटी। चिलिंग इंजरी क्या होती है, क्या आपने कभी देखा है कि क्या हम एप्पल्स को कभी हमने बनाना को कभी आपने देखा है कि आपने फ्रिज में रखा है, और हैव यू एवर थॉट कि हम क्यों नहीं रखते हैं बनानास को, व्हाई बनानास दे आर नॉट रेफ्रिजरेटेड, क्यों नहीं रेफ्रिजरेट करते हैं? बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, तो इन जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर को सेंसिटिव हैं जिनकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। अगर आप ये देखोगे कि उनके जो बनानास हैं अगर आप उनको लो टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हैं तो उनकी जो पील है उनके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं और उनका जो टेक्सचर है वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। और अब ये यहाँ इस पिक्चर में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये जो बनाना है ये 12 to 15 डिग्री के अराउंड स्टोर किए हुए दे हैव वेरी गुड एंड क्लीन स्किन एज कंपेयर टू द वन व्हिच हैव बीन स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि मैंगोज की क्वालिटी किस तरह से डिग्रेड हो रही है। तो जो भी कमोडिटी जिनको हम लो टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते हैं या जो कमोडिटीज लो टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकती हैं, जिनकी क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेट होती है लो टेम्परेचर स्टोरेज पे, उन्हीं को हम बोलते हैं कि those commodities they are chilling sensitive और रेफ्रिजरेशन सेंसिटिव और लो टेम्परेचर सेंसिटिव। और उनके अंदर क्या है, अगर हम उनको लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं तो दे गेट इंजर्ड, उनकी जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हो जाती है एंड वी कॉल देम एज द चिलिंग इंजरी और द चिलिंग
सेंसिटिविटी। अब ये जो आपके ग्रेप्स हैं, चेरीज हैं, एप्पल्स हैं, पियर, पीचेस, प्लम्स, प्रून्स एक्सेट्रा, स्ट्रॉबेरीज, दे आर मीन्स दे आर स्टोर्ड वेल एट दी लो टेम्परेचर, सो दे आर नॉन चिलिंग सेंसिटिव। इनको हम बहुत अच्छे से लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं while maintaining their quality for a longer period of time. सेम तरीके पे मतलब ऑन द सेम पाथ वी हैव क्लासिफाई दी वेजिटेबल्स टू। ठीक है, अब वेजिटेबल्स जो है सबसे पहले जो हमने डिफरेंशिएट करी है वो है उसके पार्ट्स पे। तो जो सबसे पहली जो क्लास है कि जैसे हमने पढ़ा था अभी कि रूट वेजिटेबल्स होती हैं, लीफ वेजिटेबल्स होती हैं, फ्लावर वेजिटेबल्स हैं, इनमेच्योर फ्रूट्स हैं या मेच्योर फ्रूट वेजिटेबल्स हैं। हमने अभी जब डेफिनेशन करी थी वेजिटेबल की तब हमने पढ़ा था कि जो different parts of the plants they are being utilized for the consumption and as the vegetables like roots। ठीक है, कैरेट्स हैं आपकी, ये रूट वेजिटेबल्स में आती हैं, आपकी टर्निप है, रेडिश है, ये दे ऑल कम इन द रूट वेजिटेबल्स। अब इनको हमने बल्ब्स और ट्यूबर्स में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। फिर लीफी वेजिटेबल्स हैं आपकी जिसमें आपकी सारी जो ग्रीन पत्तेदार सब्जियां हैं वो सारी की सारी आपकी लीफी वेजिटेबल्स में आती हैं। योर कैबेजेस, योर स्पिनच, लेट्यूस, योर सरसों, मेथी, योर कोरिएंडर एंड एवरीथिंग ऑल द ग्रीन लीफी जितनी भी लीफ हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं they are included under the leafy vegetables. Then the flower vegetable means जो उनका flower part जो edible है उस पोर्शन को हमने क्लासिफाई किया एज अ फ्लावर वेजिटेबल विच इंक्लूड्स योर ब्रोकली एंड योर कॉलीफ्लावर। अब जो है आपका कुकुम्बर है, ओकरा विच इज योर लेडी फिंगर, पीज, बीन्स, कॉर्न, जो बॉटल गोर्ड है। अब इनमें क्या है कि जो फ्रूट जो है वो अभी तक मेच्योर नहीं हुआ है, सीड्स दे हैव नॉट स्टिल बीन डेवलप्ड, तो उनको हमने बोला है कि अभी तक इस प्लांट का जो फ्रूट है वो मेच्योर नहीं हुआ है, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट फॉर दी उसका जो फ्लैशी और जो पल्पी जो फ्लैश है उसका दैट इज एडिबल, उसको हम यूज कर रहे हैं फॉर दी ईटिंग पर्पस। तो उसको हमने इमेच्योर फ्रूट्स में डाला है, इमेच्योर वेजिटेबल्स में डाला है। और जिनका जो जिस भी प्लांट का जो फ्रूट है वो कम्प्लीटली मेच्योर हो चुका है, जैसे कि आपका पेठा है, इसमें स्क्वाशेस आते हैं आपके, ठीक है, तो टमाटोज दे आर दी मेच्योर फ्रूट्स मीन्स उनके अंदर सीड जो है पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं और उनका जो पर्टिकुलर पार्ट है नाउ वी आर ईटिंग दैट, तो दीज इंक्लूड्स योर मेच्योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन की जो दूसरी क्लासिफिकेशन है विच इज बेस्ड ऑन दी कौन सा न्यूट्रिएंट जो है उनके अंदर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट है। जैसे कि पोटैटोज हैं आपके, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, वी ऑल नो दिस। इसी तरह से कसावा है, याम है, दीज आर दी वेजिटेबल्स विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एट दी मेजर न्यूट्रिएंट और मेजर इंग्रेडिएंट, जिसको हम बोल सकते हैं कि they are the richest source of the carbohydrates and the starches, right? And your peas, your sweet corns, your green leafy vegetables, beans, they are the concentrated source of the proteins. इसी तरह से जो आपके स्क्वाशेस हैं या कुकरबिटेसी फैमिली है या लेग्यूम्स हैं जिसमें आपकी सारी पल्सेस और दाल्स आती हैं, इंक्लूड्स योर लेग्यूम्स, जो उनमें और कुकरबिट्स में आपके जो ये आते हैं मैलन्स, उनके जो स्क्वाशेस जो आते हैं ये क्या है, इनके जो सीड्स हैं दे कंटेन गुड अमाउंट ऑफ द फैट्स, ठीक है। इनमें बेसिकली आपका जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे आर द प्रीडोमिनेंट वन, और मिनरल्स, द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे आर द वेरी गुड सोर्स, और वी कैन से कि दे आर अबंडेंटली दे आर रिच इन द मिनरल्स कंटेंट्स, particularly the green leafy vegetables, they are the very good source of the iron. And your carrots, your green leafy vegetable, the green pepper, the peas, they are the good source of vitamin A. और आपकी जो क्रूसीफर्स हैं जिसमें आपकी सरसों आती है, टमाटो है, पेपर है, मैलन है, बीन स्प्राउट्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, they contain a very good amount of the vitamin C. It is a vitamin C is said to be a very good antioxidant. Then अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि वो हार्वेस्ट ड्यूरेशन पे, कि आप उसकी जो ड्यूरेशन है हार्वेस्ट की
उसके बेसिस पे हमने किया है। जैसे कि वेजिटेबल हार्वेस्टेड फॉर द वाई ड्यूरेशन, मतलब कि आपने क्या किया, आपने उसको ऊपर से प्लग किया, फिर उसमें वापस से ब्लूम होगा। तो इस तरह से जो वाई ड्यूरेशन के लिए जिनको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल लॉट, तो वो है स्पिनेक, मेथी, लेट्यूस, योर कैबेज। ठीक है, वेजिटेबल्स नीड्स वाइड ड्यूरेशन बट साइज डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि वाइड ड्यूरेशन पे तो रहते हैं, फिर हमें ये देखना है कि एक पर्टिकुलर साइज जब कैरेट का या रेडिश का या टर्निप का अटेन हो जाता है तभी हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। अब उसके बाद ये हैं कुकुम्बर, दे रिक्वायर शॉर्ट ड्यूरेशन बट दे आर साइज डिपेंडेंट। क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि ये हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है इसकी immature fruit के अंदर, तो that is why we will focus more on the short duration. We are not interested in the size because here we want immature fruit. Similarly, in case of the this tomato, we go for the very short duration कि जैसे कि स्वीट कॉर्न है या टोमेटो, ये क्लाइमेट्रिक में आते हैं, इनका रेस्पिरेशन रेट बहुत हाई रहता है। तो अगर आप ग्रीन टोमेटोज को भी प्लग कर रहे हो एंड यू आर स्टोरिंग इट फॉर अ डे और टू, इट विल चेंज द कलर, वो अपने आप जो है वो राइपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी वेजिटेबल्स जिनमें शॉर्ट ड्यूरेशन है। Okay, now the next classification includes the morphology and the physiology of the food. तो morphology क्या होती है? Morphology वो होती है कि उसका outer structure कैसा है, उसकी जो वो दिखाई कैसा दे रहा है, उसके external features कैसे हैं। और physiology क्या होती है? Internal portion, कि उसका इंटरनली जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं या उसके अंदर जो उसका जो नेचुरल जो प्रोसेस है ऑफ द राइपनिंग, वो होती है उसकी फिजियोलॉजी। तो हम अगर मॉर्फोलॉजी देखें तो मॉर्फोलॉजी में क्या है कि हमने इसको 1 2 3 4 5 कैटेगरीज में जो हमने इसको डिवाइड किया मॉर्फोलॉजी में, कि कहाँ पे आपने इमेच्योर फ्लैशी फ्रूट लिया है, कहाँ पे आपने इमेच्योर फ्रूट तो लिया है पर उसके अंदर क्या है, बट वो पोर्शन क्या है, वो नॉन फ्लैशी है बट उसके अंदर सीड्स क्या है, इमेच्योर है। वो आपके जैसे अब आप ये देखोगे आपके जो मटर है या स्वीट कॉर्न है, वो खाने में क्या है, तो क्या बेसिकली वो सीड्स ही है बट दे आर इमेच्योर। मतलब वो आप उनको जब कंज्यूम कर रहे हो तो दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर इमेच्योर बट फ्लैशी पोर्शन नहीं है क्योंकि वो सीड्स हैं। ठीक है, अब आप मेच्योर फ्लैशी फ्रूट्स की बात करेंगे, टोमेटो है, ठीक है, अब वो मेच्योर हो चुका है बट स्टिल इट हैज अ पल्प, जिसमें आपका वाटरमेलन, टोमेटोज आ जाएंगे। अब हार्ड फ्लैशी फ्रूट्स, पंपकिंस, पेठा देखा होगा कि आपने कितना हार्ड होता है, सीड्स भी हैं, ठीक है, बट पल्पी भी होता है बट दैट पल्प इज आल्सो हार्ड, इट्स नॉट जूसी और सॉफ्ट। ठीक है, अब बीन्स जो है उसमें आपके क्या हो जाएंगे, अब बीन्स जो यहाँ पर आ गए हैं वो क्या हो गए हैं, अब वो मेच्योर हो गए हैं और दे हैव बिकम दी सीड्स। तो इस इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर कि आपने इमेच्योर लिया है, उसके अंदर फ्लैशी पल्प है, नॉन फ्लैशी पल्प है, हार्ड पल्प हो गया है, सीड्स मेच्योर हो गए हैं, उनके बेसिस के ऊपर वी हैव क्लासिफाइड दी डिफरेंट वेजिटेबल्स, राइट। ठीक है, तो इमेच्योर वाले में आपका कुकुम्बर आ गया, एग प्लांट इज योर ब्रिंजल, ठीक है, स्क्वैशेस में आपके पेठा आ गया, देन योर बॉटल गोर्ड्स एक्सेट्रा, ये सारी कुकुरबिटेसी फैमिली है आपकी, जो कद्दू टिंडा वाली जो फैमिली होती है। दिस इंक्लूड्स योर इमेच्योर फ्लैशी फ्रूट्स, आप ये देखोगे कि इनके अंदर फ्लैश होता है और सीड्स आप यू कैन फील कि यहाँ पर जो है सीड्स आर देयर बट दे आर स्टिल नॉट मेच्योर इनफ। ठीक है, वो मेच्योर नहीं होते हैं, दे आर नॉट हार्ड, दे आर स्टिल इमेच्योर, वो अभी तक राइपन नहीं हुए। ठीक है, तो ये होगी मॉर्फोलॉजिकल की बेसिस के ऊपर उनकी क्लासिफिकेशन। फिजियोलॉजी के बेसिस पे हमने जैसे फ्रूट्स को डिफाइन किया था क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक, द सेम इज द पैटर्न हेयर on the basis of the climate on the respiration pattern only we have classified the vegetables also in the climateric and the non climateric fruit। अब ये उसी इथिलीन के बेसिस के ऊपर है कि जिनके अंदर राइपनिंग के बाद भी हार्वेस्टिंग के बाद भी राइपनिंग हो रही है ड्यू टू द इथिलीन प्रोडक्शन, दे आर द क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, climateric vegetables, and the one which are properly mature and they do not ripen after the harvesting, they are included in the non-climateric। ठीक है, same criteria follows for the chilling injury sensitivity in case of the वेजिटेबल्स ऑल्सो, कि अब देखो जो लो टेम्परेचर में जो है उनको हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, जो स्टोर नहीं होते हैं जिनकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है लो टेम्परेचर स्टोरेज पे,
उनको हम बोलते हैं कि दे आर ससेप्टेबल टू द चिलिंग इंजरी, और हम ये बोल सकते हैं कि दे आर चिलिंग सेंसिटिव कमोडिटीज। और जो नॉन ससेप्टेबल है तो वी विल से दैट द चिलिंग नॉन सेंसिटिव कमोडिटीज मींस दे कैन बी स्टोर्ड वेल इन द लो टेम्परेचर। ठीक है, तो वो कमोडिटीज हो गई आपकी नॉन ससेप्टेबल, या फिर जिनको जो कि लो टेम्परेचर को इनसेंसिटिव है, दे आर नॉट सेंसिटिव मींस दे विल नो इंजरीज विल अकर इफ वी आर स्टोरिंग देम एट द लो टेम्परेचर। मोरओवर इनकी जो क्वालिटी है या इनकी शेल्फ लाइफ है दैट कैन बी एक्सटेंडेड इफ वी आर स्टोरिंग देम एट द low temperature. While in case of these commodities like capsicum, cucumber, eggplant, ginger, okra etc, इसमें क्या है, ये लो टेम्परेचर पे इनको अगर हम स्टोर करते हैं तो इनकी जो क्वालिटी है वो फर्दर डिग्रेड होती है। दिस इज द रीजन व्हाई दे आर चिलिंग सेंसिटिव। ठीक है, इसी तरीके से हमने फ्रीज इंजरी सेंसिटिविटी करी है और उसमें जो टेम्परेचर रेंज रखी है वो 0 डिग्री की है कि कि आप किस कमोडिटी को जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे कि जो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है, मॉडरेटली ससेप्टेबल है, या जो जिनको अगर आप लो टेम्परेचर पे या फ्रीजिंग टेम्परेचर पे अगर आप स्टोर कर रहे हो तो उनकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो उनको हम बोलते हैं दे आर दी लीस्ट ससेप्टेबल। ठीक है, तो मोस्ट ससेप्टेबल में आपके जो सॉफ्ट इमेच्योर कमोडिटीज हैं जैसे एस्पैरेगस है, कुकुम्बर है, ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, पोटैटो है, टमाटो है, ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर नॉट सुटेबल फॉर दी फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे इथिलीन के प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर, और ये बोथ आर इंटररिलेटेड, तो जिसका लो रेस्पिरेशन रेट है, हाई रेस्पिरेशन रेट है, उनके बेसिस के ऊपर जो है हमने इनको डिवाइड किया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो इथिलीन प्रोडक्शन के बेसिस पे है, दूसरी जो है रेस्पिरेशन रेट के बेसिस पे है। इनका जो क्राइटेरिया रहेगा, इनकी जो मेजरिंग वॉल्यूम वैल्यू रहेगी दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फूड। जो लो है और जो हाई है मींस दे आर क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, दे आर नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। सिमिलरली इनका जो रेस्पिरेशन रेट है जो बहुत ज्यादा है, इनका बहुत लो है, तो ये जो है दे आर मोर पेरिशेबल, और जिनको हम बोल सकते हैं मोर ससेप्टेबल, और जिनकी शेल्फ लाइफ सबसे कम रहती है, इनकी शेल्फ लाइफ हाई रहती है, तो इनको हम इसी बेसिस के ऊपर जो है वो स्टोर करेंगे, या इनको जो है इनकी जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट है वो इसी बेसिस के ऊपर हम करते हैं। इसीलिए हमने इनकी जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करी है, ये इसीलिए डिस्कस करी है कि हमें ये पता चल जाए कि कौन सी कमोडिटी कौन सी कैटेगरी में आती है, ताकि हम उसके लिए एक पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो डिजाइन कर सकें, ताकि हम उसकी जो है शेल्फ स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर सके। तो फॉर द टुडेज क्लास विल स्टॉप हियर, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द हार्वेस्टिंग एंड ऑल। So thank you for today, we'll meet tomorrow in the next class.